हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है घीसा। पाठ परिचय। प्रस्तुत रेखा चित्र में घीसा ही इसका प्रमुख पात्र है। संपूर्ण रेखा चित्र घीसा के इर्द गिर्द ही घूमता है। घीसा एक ऐसा बालक था जो लेखिका द्वारा पढ़ाए जाने वाले गरीब बच्चों में सबसे होशियार था। वह लेखिका द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करता है। वह अपना कुर्ता देकर लेखिका के लिए भेंट में तरबूज लेकर आता है। उसकी अबोधता, भोलेपन तथा निस्वार्थ भावना से लेखिका बहुत हैरान होती है। अंत में घीसा भगवान को प्यारा हो जाता है। लेखिका को वैसा शिष्य ढूंढने पर भी फिर कभी नहीं मिलता। तो आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि घीसा कौन था, उसमें क्या क्या खूबियां थी जो लेखिका को इतनी अच्छी लगी। गंगा पार झूसी के खंडर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है। उसे देखकर भी संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध पर व्यंग्य करने लगते हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों को में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी में मैं इस खंडर और उसके शतविक्षत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काट ही नहीं सुख से काट देती हूँ। ग्वालों के बालक जो गाय भैंसों को बहकते देखकर लकूटी लेकर दौड़ पड़ते, गडरियों के बच्चे जो अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते, और व्यर्थी दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नजर बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया। मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए, और वे जिज्ञासु कैसे थे सो क्या बताऊं। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में, कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े किए हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते हैं। कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे, पर घीसा उनमें अकेला ही रहा। पढ़ने उसे सबसे पहले, समझने उसे व्यवहार में के समय संस्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा ना लगाने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर ना था। शनिवार के दिन ही वह अपने छोटे और दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही पेड़ की नीची डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतारकर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही लगी कांच की दवात, टूटे निब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम को पेड़ के कोठर से निकालकर यथास्थान रख दिया जाता, और तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाते। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए ही उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवार को जब जैसे के तैसे ही सामने थे, केवल कुछ गंगा जी में मुंह इस तरह धो आए थे कि मैल अनेक रेखाओं के में विभक्त हो गया था। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे, और कुछ मैले फटे कुर्ते घर ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजरमय रूप में आ उपस्थित हुए थे। पर घीसा गायब था। पता चलता था कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई, अभी लौटी है। अतः घीसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना, और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे। जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के सामने मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था।
होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका धुल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर में पड़ा था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल से 50 पग दूर पहुंचते पहुंचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा। वह प्यास से जाग गया था। इतने में मुल्लू के काका ने नदी पार से लौटकर दरवाजे से ही अंधी बुढ़िया को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है। तब घीसा को गुरु साहब का ध्यान आया। मुल्लू के काका के हटते ही वह ऐसे हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही ना चला और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता इस ओर भागा। वह सोचकर आया था कि वह गुरु साहब को किसी तरह से भी ना जाने देगा। जब मुझे उन लोगों को छोड़ जाना था तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। कुछ बालक उदास थे और कुछ पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न। कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिपकियां रखकर गिने जाएं या कोयले की लकीरें खींचकर। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर में 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था और कुछ कागजों पर चूहों के आक्रमण की ही समस्या का समाधान चाहते थे। तब मैंने बहुत दूर एक छोटा सा काला धब्बा और आगे बढ़ते देखा। वह कुछ और नहीं बल्कि नंगे बदन घीसा एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाले आ रहा था, जिसमें बीच में कुछ कटे भाग में से भीतर की इश्रित लक्ष्य लाई चारों ओर के गहरे हरेपन के कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। घीसा के पास न पैसा था न खेत, तब क्या वह इसे चुरा लाया है? घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। माँ के लौटने में जाने क्यों देर हो गई। तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसकी नज़र उसके नए कुर्ते पर बहुत दिनों से थी। उसने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। और आज घीसा तरबूज ना लेता तो कल उसका क्या करता, इसलिए कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं और आने जाने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। गुरु साहब ना देख ले तो घीसा रात भर रोएगा। ले जाए तो वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका तब पता चला कि घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहूं। तो ये लिखा है बच्चों महादेवी वर्मा ने। शिक्षण निर्देश छात्रों को गुरु शिष्य की प्राचीन परंपरा और गुरु दक्षिणा जैसी बातों का ज्ञान कराएं तथा पाठ में आए एकलव्य के जिक्र को महाभारत के प्रसंग द्वारा बच्चों को स्पष्ट करें कि एकलव्य कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था। तो बच्चों एकलव्य जो था वो अपने गुरु द्रोणाचार्य का इकलौता ऐसा शिष्य था जो अपने गुरु की हर बात मानता था। यहाँ तक कि जब गुरु दक्षिणा में उससे उसका एक अंगूठा मांगा गया तो उसने उसे भी देने में संकोच नहीं किया। तो हमें हमारे गुरुओं की क्या करनी चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका हमेशा आदर करना चाहिए, उनकी बातें हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि गुरु और हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे लिए हमेशा अच्छे की बात भले की बात ही कहते हैं। लेखिका परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1907 में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी। वे प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर भी कार्यरत रही। इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1988 में
उनका निधन हो गया। महादेवी जी छायावाद की प्रमुख आधार स्तंभों में से एक थी। पद्य एवं गद्य दोनों विधाओं पर उन्हें समानाधिकार था। इनकी साहित्य साधना में एक ओर स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा है तो दूसरी ओर समाज में नारी की वास्तविक स्थिति का चित्रण है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामाई, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट एवं चित्रात्मक है। अब आते हैं शब्द पोटली पर। खंडहर यानी कि टूटे फूटे मकान का बचा हुआ भाग, रुइंस। अकारण मतलब बिना कारण, विदाउट रीजन। आकर्षण यानी कि खिंचाव, अट्रैक्शन। अवकाश, छुट्टी, हॉलीडे। ईस्ट मतलब आराध्य देव, गॉड। लकूटी, लाठी, स्टिक। निठल्ले, बेरोजगार, लेजी, अनएम्प्लॉयड। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, क्यूरियस। दुर्बल, कमजोर, वीक। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्मृति, याद, मेमोरी। वैमनस्य, मनमुटाव, दुश्मनी, एनमिटी। ज्वर यानी कि बुखार, फीवर। गॉड, पैर, लेग। आदान प्रदान, लेन देन, एक्सचेंज। मलिन, मैला, डर्टी। अस्थिर, चंचल, अनस्टेबल। हौले हौले, धीरे धीरे, स्लोली। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए। घीसा की सादगी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कहानी में घीसा अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करता है? घीसा के जीवन में त्याग व बलिदान का क्या महत्व है? कहानी में मानवता व करुणा के कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं? तो इन सब पे आपको चर्चा करनी है। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। लेखिका ने पाठशाला कहाँ बनाई थी? पीपल के पेड़ के नीचे, अपने घर में, बरगद के पेड़ के नीचे, मंदिर के पास। तो उनकी जो कक्षा थी वो पीपल के पेड़ के नीचे थी। तो आप ए वाले गोले को रंगेंगे। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थान भरिए। शनिचर के दिन ही वह अपने छोटे और दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को डैश से पीला चिकनापन दे आता था। तो वो किससे लीप के आता था? उसको जो गोबर वगैरह होता था उससे वो लीप के आ जाता था। इसी प्रकार से आप बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अगला है सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। लेखिका का गांव के प्रति अकारण आकर्षण रहा, तो बिल्कुल सही है। लेखिका का जो था वो गांव के प्रति, गांव के लोगों के प्रति एक अकारण ही एक आकर्षण था, वो उनकी तरफ खींची हुई चली जाती थी। इसी प्रकार से आप बाकी वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाएंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लेखिका ने पाठशाला में आए बच्चों को शारीरिक बनावट व वेशभूषा के बारे में क्या बताया? तो उसने कहा कि हमें हमारे शरीर की क्या रखनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर है वो साफ रहता है और स्वस्थ भी रहता है। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगला है पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका धुल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैष्णव्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर में पड़ा था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल से 50 पग दूर पहुँचते पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देख अब मेरा मन उद्विग्न हो उठा। अब प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि लेखिका की स्मृति में किस घटना का धुल सकना सहज नहीं है? तो यहाँ पे होली के पहले की घटना के बारे में वो बताती है कि इसका जो जिक्र है वो उसके स्मृति से नहीं जाता। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। पाठ के बारे में कठिनाइयों में धैर्य रखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कठिनाइयों में अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, अगर आप पैनिक करेंगे तो फिर आपकी कठिनाई बढ़ सकती है। कहानी में गरीब व अमीर का अंतर किस प्रकार दिखाया गया है? आत्मनिर्भरता व स्वाभिमान का हमारे जीवन पर क्या महत्व है? तो ये आपको बताना है। अब आते हैं भाषा के रंग पर। दिए गए उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाइए। अब यहाँ पे दुर दिया गया है तो दुर प्रभाव के साथ आप लगाएंगे तो दुर्प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अनुशासन के साथ आप लगाएंगे तो अनुशासन हो जाएगा। प्र के साथ आप भाव लगाएंगे तो प्रभाव हो जाएगा। इसी प्रकार से आप परि, उप, निर, इनके भी आप 2-2 शब्द बनाएंगे। अगला है पढ़िए, समझिए और निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। गुरु साहब ने कहा था नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना। की का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे? गुरु साहब ने कहा था कि
नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना। इसी प्रकार से निर्देशानुसार आप बाकी के वाक्य लिखेंगे। सर्वनाम रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो यहाँ पे आपको सर्वनाम को रेखांकित करना है। उसने कहा पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। तो उसने क्या है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से आप बाकी के वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर उनके भेद लिखेंगे। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। लंबा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? लंबो होगा, लंबू होगा, लंबाई होगा या लघु होगा? तो भाववाचक संज्ञा इसकी होगी लंबाई। इसी प्रकार से आप बाकी के विकल्पों पे सही विकल्प पे टिक लगाएंगे। वर्ण विच्छेद कीजिए। आकर्षण, तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे आ जमा क हलंत जमा श हलंत जमा र हलंत जमा अणा। इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। विलोम शब्द लिखिए। आकर्षण का हो जाता है उल्टा विकर्षण। इसी प्रकार से आप बाकी के शब्दों का विलोम लिखेंगे। बच्चों की सभा। आओ जाने महादेवी वर्मा की जीवनी पर आधारित एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। अपने किसी परिचित से उसके गांव की शिक्षा व्यवस्था तथा अन्य विषयों को जानने के लिए 5 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। उनसे साक्षात्कार रिकॉर्ड कीजिए। संकेत गांव के स्कूल, किस स्तर तक शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा, स्कूल में सुविधाएं, अन्य जानकारी, गांवों की समस्याएं। तो इन सब पर आपको चर्चा करनी है, अपने रिकॉर्ड जो है वो तैयार करने हैं। आओ लिखें। अपने प्रिय अध्यापक, प्रिय विषय, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए विदेश में रह रहे अपने मित्र को पत्र लिखिए। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक पत्र लिखना है और एक अनुच्छेद लिखना है। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।